मतलब पहले तो हम यही देख रहे थे कि भाई जी लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है, उसने कहा कि भाई ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती। ये एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी हम कोई लाइट ऑन करेंगे तो ये आसपास के रीजन में, क्योंकि हम तो देखते हैं ना कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड तो प्रेजेंट है ही, हाँ सर। तो ये उस फील्ड को जैसे अपनी अर्थ पर मैग्नेटिक लाइन है मान लो, है सर। तो ये जैसे हमने इस लाइट सोर्स को ऑन किया तो ये इस मैग्नेटिक फील्ड में वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर देती है, समझ गए। यस सर। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें तुम्हें पता चलेगा जब पढ़ेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर कहीं पे वेरिएशन होता हो तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देती है, और कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड का अगर वेरिएशन होता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देती है। ये तुमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे लॉ पढ़ा भी है। यस सर, ये वही है तरह से। हाँ, तो अगर हम कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर दें तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो इसमें ये कहेंगे हम कि एक फील्ड का चेंज होना दूसरे को प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है सर। और दोनों कलेक्टिवली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म करते हैं। ठीक है सर। यस सर। जो हम ये मतलब कम्युनिकेशन वेव वगैरह बनाते हैं उनको भी तो हम इसी तरह से प्रोड्यूस करते हैं। ओके। तो अब होगा क्या कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगी और बस वो चल पड़ेगी आगे की तरफ ऐसे। अब ये इस तरह का सीन होगा, देखो समझो, देखो जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरी ऑब्जेक्ट है, ये तीसरी ऑब्जेक्ट है, ये चौथी है, ये पांचवी है। तो अगर तुम इस ऑब्जेक्ट को पीछे से धक्का दे दो जोर से तो ये इस पे जाके टक्कर मार देगी, यस सर। और खुद टक्कर मार के अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन में जाने लगेगी। ये बेचारी अगली को टक्कर मार देगी, ये वापस जाने लगेगी, ये अगली को टक्कर मार देगी, ये वापस। तो तुम ये देखो कि ये डिस्टर्बेंस था ये बेसिकली यहाँ तक पहुंच गया। हाँ सर। हाँ सर। इसका मतलब ये सारे के सारे ऑसिलेट होने लग गए। यस सर। यही तो वेव का कॉन्सेप्ट होता है। हाँ सर, यस होता सर। है। तो इस तरह से कोई भी लाइट सोर्स इन्वायरमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशंस ट्रांसमिट कर सकता है थ्रू आउट द एटमॉस्फेयर। ठीक है सर। और ये सोर्स है भाई, ये कहलाता है प्राइमरी सोर्स, जो सेंटर में है। जो लाइट का सोर्स है। ठीक। यस सर। अब उसने ये कहा कि भैया जहां पे भी ये लाइट डिस्टरबेंसेस पहुंचेंगे, जैसे ये लाइट डिस्टरबेंस यहाँ पे आ गए तो ये एज अ सेकेंडरी सोर्स वर्क करने लगेंगे। जैसे कि अगर हम ये कहें कि ये सन है तो सन से सन की लाइट यहाँ पे पहुंची, तो ये इन्वायरमेंट का पॉइंट अब सेकेंडरी सोर्स बन गया, फिर इसने आगे यस की सर, तरफ लाइट ट्रांसमिट कर दी। जो आगे हाँ, फिर ये ऐसे काटेगा मतलब। वही, मतलब तो फिर ये इस तरह से पूरे इन्वायरमेंट में लाइट ट्रांसफर होती है। समझ गए बस? ठीक है सर। हाँ। अब देखो, जब अगर तुमने तो 11th में थोड़ा सा अगर पढ़ा हो तो एक टर्म है भाई साउंड वेव में, वेव फ्रंट। वो यहाँ पे भी किसे कहते हैं, वेव फ्रंट। बोलो। बोलते ही नहीं यार, तुम बताओ कैसे कैसे काम चले। हेलो। जो मतलब यस वेव सर। होती है उसकी सरफेस को कहते हैं। वेव की सरफेस को कोई कहेंगे। तुमने तो मान लो सर, अगर कोई पॉइंट सोर्स है उससे वेव्स निकल रही हैं, तो हम्म कोई रेज जो पैरेलल जा रही है ना, हम्म मतलब वे वेव फ्रंट बनाती जाती है, मतलब जैसे सरफेस है तो सरफेस के मैंने परपेंडिकुलर जो रेज निकलती हैं।
उन सरफेसेस को वेव फ्रंट कह देंगे। भाई मैंने तो ये कहा है कि वेव फ्रंट हम किसे कहते हैं। इसके ऊपर उसमें लाउडनेस और इंटेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी तो हैं साउंड में, जिसमें ये आता है कि L इक्वल टू 10 log I2 बाई I1 करके, कुछ ऐसा नहीं है? ये सर ध्यान नहीं है। ध्यान क्या नहीं, लाउडनेस तो ऐसे ही निकालते हैं ना। तो ठीक है सर। यहाँ पे हमने 10 watt का एक स्पीकर रख दिया, उससे कितनी डिस्टेंस दूर, ये बताओ कितनी लाउडनेस होगी, या यहाँ इंटेंसिटी कितनी होगी, ये चीज नहीं निकाली तुमने 11? हम्म। ध्यान नहीं है सर अब। भाई यार तुम इस साल तुम एग्जाम दोगे भाई, मतलब तुम्हें 11th का इतना भी याद नहीं, तो 11th पढ़ने के लिए तुम्हें दोबारा टाइम कोई मिलेगा अब कोई? तुम कह रहे कि तुम्हें याद नहीं है, मतलब जब जिस दिन तुम्हारा एग्जाम होंगे तुम 12th का पेपर कंप्लीट कर रहे होंगे, 12th का सिलेबस पूरा होगा तुम्हारा, और तुम 11th तुम्हें इतनी भी याद नहीं है कि सिलेबस में क्या था क्या नहीं था, तो पेपर में क्या लिखोगे वहां पे तो? हम्म? एक बार सर याद कर लेंगे फिर। ठीक है भाई, कर लेंगे। फेज किसे कहते हैं? मतलब सर दो वेव्स हैं तो उनके बीच में जो एंगल डिफरेंस है हम उन्हें कह देंगे। यार वेव की। मतलब दो फेज, वेव मान लो दो फेज अपनी अपनी वेव फेज मतलब उसमें चल रही है, तो उनके फेज को फेज डिफरेंस कह देते थे। मैं पूछ रहा हूँ फेज किसे कहेंगे? तुम कह रहे हो कि फेज को फेज डिफरेंस कह देते थे। नहीं सर, फेज। कि तुमने यही तो कहा कि जी फेज को फेज डिफरेंस कह देंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ भाई, फेज किसे कहेंगे? मतलब सर जहाँ से वेव चलनी स्टार्ट हुई है वहाँ। उस जगह को फेज कहेंगे। सिद्धांत, यस सर। फेज किसे कहते हैं भाई? नहीं मालूम सर। वंश, यस सर। किसे कहते हैं बेटा फेज? सर पता नहीं। अमन, नहीं पता सर। कार्तिक, सर नहीं पता। ध्रुव, सर नहीं पता। ये तो यार बड़ी समस्या है। मतलब सर रिलेशन ही तो होता था एक तरह से। भाई तेरी साथ समस्या ये है, तुझे जरूरत से ज्यादा पता है। इनके साथ समस्या ये है, इन्हें पता नहीं। और तो हर चीज को जबरदस्ती मेरे से हाँ करवाने की कोशिश में लगा रहता है, कैसे कह दूंगा मैं जबरदस्ती? नहीं सर फिर बता दो आप। नहीं तो तुम तो बीच में तो तुम बताए जा रहे हो ना, तो पहले तो तुम्हारी सुनूंगा ना, उसके बाद ही तो बताऊंगा। कभी तो कहता है कि फेज डिफरेंस को फेज कहते हैं, कभी तूने कहा जहां से वेव शुरू होती है उसको फेज कहते हैं, फिर अभी कह रहा है कि जी एक रिलेशन होता है एक टाइप से। और बता दे दो चार बात, मन की भड़ास सारी निकाल लेनी चाहिए। नहीं सर वो मैं सोच रहा था। हाँ सोच के बता दे भाई, सोच के बता दे। बस तो एक काम कर लिया हमारे कहने से, अगर तू कर सकता हो तो। यस सर। तुझे मन की भड़ास ना, अगर तू डॉक्टर बन गया तो पेशेंट पे मत निकाल। ठीक है भाई? मतलब ठीक है सर, मतलब बायो मतलब में तो कुछ ऐसा नहीं होगा। नहीं, बायो में नहीं ऐसा होता भाई। पेशेंट जब हमारे पास आता है ना, तो डॉक्टर को डायग्नोज करना होता है कि तुझे हो क्या रहा है।
तो अगर तेरे से डायग्नोसिस यस ना हुआ तो तू उसे यूं कह दी कि भाई मेरी समझ नहीं आ रहा, तो अपना कहीं और दिखा दे। ऐसा नहीं कि साले को पहले कभी कुछ और गोली दे दी, फिर कुछ और दे दी, पता चला कि 6 महीने तक अपना भड़ास निकालते रहे उस पर, जो हमने पढ़ाया उसकी, पेशेंट का हो गया बेचारे की जिंदगी का कबाड़। ठीक है सर। हाँ मतलब ऐसा मत कर दिए तो भाई, मतलब थोड़ा सा ना अपने बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज रखना चाहिए, मतलब हमें थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि अगर हमें चीजें कोई नहीं पता तो एक ही शब्द है उसके लिए कि जी हमें पता नहीं। देखो सबने यही कहा है। तेरे साथ समस्या ये है कि मतलब मुझे नहीं पता किस तरह की है, कि हर चीज को ना, अगर तुझे किसी चीज में कंफ्यूजन भी है तो तू उसे मल्टीपल एंगल से किसी भी तरह बस जुगाड़बाजी करने के चक्कर में रहता है। मतलब एग्जाम इस चीज से खुश नहीं होता। एग्जाम तो नेगेटिव मार्किंग करने में एक्सपर्ट है, फटाफट तुम्हारे हाथ में काट के नंबर दे देगा दूसरे सवाल में। मतलब दो ही चीजें होती हैं, या तो हमें एक्यूरेटली चीजें आती हैं या हमें नहीं आती है। ये बीच की जो इंटरमीडिएट सिचुएशन है ना, ये होती नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। ओके सर। मतलब अगर तुम जबरदस्ती मान लो मुझे कन्विंस करने के चक्कर में लगे रहोगे, तो मैं कन्विंस हो भी जाऊंगा, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि भाई एग्जामिनर भी है, एग्जाम पे तो कंप्यूटर तुम्हारी वो ओएमआर शीट चेक करेगा, तो वो भी तुम्हारे से कन्विंस हो जाएगा। देखो भाई, अगर कोई पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है, एसएचएम कर रहा है मान, समझ रहे हो, यस सर। तो यस सर। उसकी इक्वेशन जो है भाई, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5/3, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5/6। तो ऐसे ही हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कंप्लीट करने वाली किसी भी एक पार्टिकल की कितनी सारी इक्वेशन लिख सकते हैं। इनफाइनाइट। इन इनफाइनाइट इक्वेशन में मतलब क्या चीज ऐसी होती है कि हमें अलग अलग इक्वेशन लिखनी पड़ती है। सर एंगल डिफरेंस होता है। एंगल कहाँ से आता सर पोजीशन, है? क्या कह रहे हो भाई? इनिशियल पॉइंट से जो पोजीशंस हैं वो अलग अलग हैं। एक्चुअली में जो पार्टिकल जब सिंपल हार्मोनिक मोशन करना शुरू करता है, मान लो ये एक बाउंड्री है जिसके बीच में कोई पार्टिकल एसएचएम करता है, तो वो पार्टिकल यहाँ से अपनी मोशन शुरू कर सकता है, यस सर। यहाँ से कर सकता है, हाँ सर। यहाँ से कर सकता है। अब यहाँ से भी दो तरीके से, या तो इधर शुरू करे या इधर शुरू करे। हाँ सर। यस सर। तो हर एक जगह से मोशन शुरू करने के कितने तरीके हो सकते हैं? सर टू दो वेज हो तरीके सकते हो हैं आगे सकते पीछे। हैं, एक्सट्रीम्स को छोड़कर। हाँ सर। तो इसलिए देखो, ये ऐसी सी सिचुएशन है भाई, अगर तुम देखते हो कि जैसे एक पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से यहाँ से चलना शुरू करता है, तो डिफरेंट टाइम पे उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अगर यहाँ से चलना शुरू करता है तो x इक्वल टू, अगर वो यहाँ से चलना शुरू करता है तो x इक्वल टू। तो ये अलग अलग इक्वेशन क्यों आ रही है एक ही पार्टिकल की? है तो सब में वही 10 मीटर पर सेकंड से चलने वाला पार्टिकल है सब जगह। स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट। हाँ, उन सबके स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग हैं, और अगर डायरेक्शन भी अलग हो जाए तो भैया ये इनमें से 10t वाला फैक्टर -10t की तरफ चला जाएगा। हाँ यस सर। सर। तो यस सर। बेसिकली ये है लीनियर काइनेमेटिक्स की सिचुएशन। ओके सर। कुछ एक्सेलरेटेड मोशन होती है, उनमें s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली सिचुएशन आ जाएगी अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। हाँ सर। तो हमारे पास कितनी तरह की मोशन हो सकती है? हमारे पास इनफाइनाइट तरह की मोशन हो सकती है। यस सर। हाँ सर। उन सब के डिस्प्लेसमेंट को विद रेस्पेक्ट टू टाइम एक्सप्रेस करने के लिए इनफाइनाइटली मैथमेटिकल रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं। करते हैं सर। यस सर।
तो उनमें से भैया एक मोशन इन्होंने ये भी देखी। देखो मुझे तुम्हें क्या पढ़ाना पड़ रहा भाई, अगर मैं तुम्हें सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा चुका होता तो मेरा यहाँ का टाइम बचता। एक मोशन इस तरह की भी तो होती है कि एक बॉडी दो बाउंड्रीज के बीच में ऐसे ऐसे घूमती रहती है, ऐसे ऐसे। यस सर। तो इन्होंने देखा यार इसे कहाँ से ढूंढे, ऐसी चलने वाली कोई ऑब्जेक्ट है जो ढूंढे कहाँ से। पहले तो ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे उसके बाद ही तो उसकी इक्वेशन लिखेंगे। उस पर ऑब्जर्व वगैरह करेंगे मतलब। तो इन्होंने क्या देखा भाई कि तुम्हें, मुझे लग रहा है ऐसे जब में घास ही काटी गई तुम्हारी। यस यस सर। सर। ये तो यार इतना अच्छा चैप्टर है, इसको पढ़ा के तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। तो इन्होंने ये देखा कि अगर तो कोई एक ऑब्जेक्ट, अगर तो कोई एक ऑब्जेक्ट एक सर्कल पे मूव कर रही है, ठीक है, यस सर। ऐसे कांस्टेंट वेलोसिटी ओमेगा। यस सर। तो अगर हम उस सर्कल के किसी भी एक डायमीटर पे इस सर्कुलेटिंग ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, Yes, sir. यस सर। जैसे मान लो कि भाई मैं परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर लेता हूँ, तो जब ये सर्कुलेटिंग ऑब्जेक्ट आगे ट्रेवल करेगी तो तुम उस परपेंडिकुलर का डायमीटर के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट देखो। समझ गए? यस सर। देखो जब ये यहाँ पे था तो इंटरसेक्शन पॉइंट की पोजीशन थी नंबर 1। जब ये यहाँ पे आ गया तो इंटरसेक्शन पॉइंट की पोजीशन होगी नंबर 2। जब ये यहाँ पे आ गया तो इंटरसेक्शन पॉइंट की पोजीशन होगी नंबर 3। जब ये यहाँ पे आ गया तो इंटरसेक्शन पॉइंट की पोजीशन होगी 4 नंबर। सर बेसिकली हम ये बना क्यों रहे हैं और फिर ये प्रोजेक्शन क्यों कर रहे हैं इसमें? भाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम्हें सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं आती, तो इसलिए मुझे पिछले मतलब 11th क्लास का जाके बताना पड़ रहा था। नहीं सर, मतलब नहीं नहीं आपने है भाई, सर्कल लिया, प्रोजेक्शन डाल। यार थोड़ी देर ना मुझे काम करना है तो पहले सुन लो। ठीक है सर। तो उसके बाद भाई फिर ये आगे सर्कुलेट होके फिर यहाँ पे चला गया। ये इंटरसेक्शन पॉइंट तब तुम्हें यहाँ पे दिखेगा। फिर उसके Yes, बाद sir. थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे आ गया तो ये वापस तुम्हें यहाँ पे दिखेगा। अब तुम ध्यान से देखना, ये 5 नंबर है, ये 6 है, फिर उसके बाद ये यहाँ पे आ गया तो फिर ये यहाँ पे आ गया 7 नंबर, फिर ये यहाँ पे चला गया तो भाई ये 8 नंबर यहाँ पे आ गया, फिर ये यहाँ पे पहुंच गया तो ये 9 नंबर आ गया। ऐसे 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 जब ये दोबारा से वहां जाएगा तो ये चीजें रिपीट होने लगेगी। तो तुम ये देखो कि जब इस बॉडी ने अपना सर्कल पूरा किया तो इस यस इंटरसेक्शन सर। इंटरसेक्शन पॉइंट विद डायमीटर ने क्या किया भाई, ये देखो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर आ गए, हाँ यस सर. सर। और फिर जब वो नया सर्कल कंप्लीट करने को गया है वापस इसी पाथ पे जाएगा। तो ये ऐसे ही तो घूम रहा है भाई ये। हाँ घूम सर। रहा है यस सर. सर। तो जो मतलब ऑब्जर्वर थे उन्होंने ये देखा पहले तो कि यार इस तरह की मोशन करता कौन है, वो अपनी क्वेरीज लेके भाई सोसाइटी में चले गए। यस सर। यस सर। वहां पे कोई एक ऑब्जर्वर था, उसने कहा यार तुम ऐसा जुगाड़ बैठा के देखो कि अगर सर्कल पे कोई चीज घूमती है तो तुम उसके डायमीटर के साथ उसके परपेंडिकुलर का इंटरसेक्शन देखो, इसी तरह की मोशन करता है जैसी तुम ढूंढ रहे थे ये ऐसे वाली। हाँ सर। तो इन्होंने आपस में इनको कोरिलेट कर लिया। ठीक है सर. तो बेसिकली जो मोशन है, सर हाँ भाई बोल। सर आपने ये बताया था कि एक सर्कल बन रहा है और फिर से एक और सर्कल बन रहा है, वो कैसे बन रहा था? दूसरा सर्कल में काम, दूसरा सर्कल सर काम आपने मतलब डॉट्स बनाई थी ना? कहाँ बनाई मैंने डॉट? इंटरसेक्शन पॉइंट्स की बात कर सर रहे अभी हैं. आपने यार मैं तो हिंदी में ही पढ़ा रहा हूँ भाई, मैंने बिल्कुल कोई दूसरा सर्कल नहीं बताया। मैंने एक ही बात बताई है भाई कि एक सर्कल के ऊपर कोई एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, तो तुम उस रोटेटिंग ऑब्जेक्ट से, सर्कुलेटिंग ऑब्जेक्ट से सर्कल के किसी भी डायमीटर के इंटरसेक्शन पॉइंट, सर्कल के किसी भी डायमीटर के ऊपर परपेंडिकुलर से इंटरसेक्शन पॉइंट है, सिर्फ उसको ऑब्जर्व करो जब ये बॉडी सर्कुलेट होती है तब। ये मैंने तुम्हें अभी प्रैक्टिकली करके बताया, इससे ज्यादा मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया।
हाँ सर, फिर मतलब वो आपको एसएचएम करती हुई लग रही है, बस मतलब यही है यार ना इसका एसएचएम कहाँ से मोटिव। आ गया? अभी तो भैया, अभी तो हमने एसएचएम की बात ही नहीं करी भाई। हमने तो यूं कहा कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ट्रेवल कर रही है, बस हम ये देख रहे हैं ऐसा कौन करता है। अभी तो सिर्फ ये बताया कि डायमीटर के परपेंडिकुलर, मतलब डायमीटर के साथ ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर का इंटरसेक्शन ऐसे चलता है। ठीक है सर। मतलब थोड़ा सा यार, जैसे कॉलेज में जाओगे ना अगले साल, तो थोड़ा सा उसकी तरह का बिहेवियर की तरफ, तो भाई ये चाइल्डिश बिहेवियर बंद करो। मतलब इरिटेशन हो जाती है बिल्कुल। तो तुम ये देखो भाई कि अगर हम ये मानते हैं कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यस सर। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग सर्कुलेटिंग ऑब्जेक्ट ये है। तो अगर ये इधर की तरफ चल रहा है, तो ये किधर को चलेगी? इधर को। हाँ सर। Yes, sir. अब तुम्हें ये याद रखना है कि जो सर्कुलेटिंग ऑब्जेक्ट है वो तुम्हें हमेशा ऐसे ही चलानी है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है सर। क्योंकि ठीक एंटी है सर। क्लॉकवाइज एंगल ही हम मेजर करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे जो पॉजिटिव होता है। फिर नहीं तो हमें उधर एंगल करेक्शन भी लगाना पड़ेगा, उनको नेगेटिव लेना पड़ेगा, हाँ सर। और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो अब तुम ये देखो कि अगर इस तरह से ऑब्जेक्ट कोई मूव कर रही है और वो अपनी मोशन यहाँ से शुरू करके इधर को जाती है, तो बेसिकली हमें इस सर्कुलेटिंग ऑब्जेक्ट को यहाँ से शुरू करना पड़ेगा t इक्वल टू 0। Yes. अगर एसएचएम करने वाली ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से अपनी मोशन शुरू करके इधर जाती है, तो फिर हमें इसको t इक्वल टू 0 वाली पोजीशन ये लेनी पड़ेगी। यस सर। नहीं समझ आ रही मैं क्या बता रहा हूँ? आ रही है आ रहा सर। है सर. तो अगर ये मतलब इस तरह से जो एसएचएम जैसी मोशन है, इसको पजेस करने वाली ऑब्जेक्ट यहाँ से इधर की तरफ चलती है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो सर्कुलेटिंग ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे होगी, देखो t इक्वल टू 0 पे। ये सर बॉटम हाफ में सर्कल के। क्योंकि जैसे ये इधर को चलेगी तो भाई ये इधर को चलेगी। तो एक तो हमें जो ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग सर्कुलेटिंग ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग पोजीशन का भी ध्यान रखना पड़ता है, तभी हम उसको रिलेट कर पाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि ऑसिलेटरी ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है और हम सर्कुलेटरी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ले लेंगे। यस सर। यस सर। तो एक तरीके से ये जो ये वाली मोशन है ना, ये ऑसिलेटरी मोशन जो है, हाँ सर। ये इस सर्कुलेटरी मोशन के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो हमने इनको कोरिलेट करके ये देखा कि इसके डिस्प्लेसमेंट को हम इसकी हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये वाली मोशन हम पहले पढ़ चुके। यस। ठीक है सर। मतलब अपने पास इस तरह का कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है, तो इसलिए हमने सर्कुलेटिंग ऑब्जेक्ट की हेल्प ली। यस सर, उस टाइप के मोशन के इक्वेशंस हाँ, वगैरह तो अब बनाने के हमने लिए। क्या करा भाई, देखो अगर t इक्वल टू 0 पे ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो t इक्वल टू 0 पे ये यहाँ होगी। तो अगर इस सर्कल की रेडियस है मान लो a, तो वो बेसिकली जो a है, एसएचएम जो ऑब्जेक्ट कर रही है उसका एम्पलीट्यूड काउंट होता है मैक्सिमम। सर, हाँ भाई बोलो। सर आप कह रहे थे इसकी हम इक्वेशन नहीं बना पाए, मतलब हम किसकी इक्वेशन नहीं बना पाए? अरे भाई अपने पास में इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट चल रही थी, अपने पास में उसकी कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं था। ठीक है सर। जैसे कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट चल रही थी तो उसका एस इक्वल टू वी टी था, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही थी हाँ तो सर, वी टी स्क्वायर था। तो इसका हमारे पास कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं था। समझ आ गया सर। बस तू तो इतनी ब्रांड कोचिंग में पढ़ता था, वहां नहीं पढ़ाई कितनी चीजें हैं? क्यों रे बोलता नहीं? हम्म? यस सर, मतलब बताया तो कुछ ऐसा ही था पर। यहाँ तो अपनी दिमाग में जो रहता है वो भूल जाते हैं क्या चल रहा है। तो तुम ये देखो भाई इसमें कि अगर तो एक ऑब्जेक्ट जो अपनी मोशन
यहाँ से शुरू करती है t इक्वल टू 0 पे, तो सर्कुलेटिंग ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? यहाँ पे। ठीक है। Yes, sir. अगर ये थोड़ा और पीछे से शुरू करती है तो सर्कुलेटिंग ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? यहाँ पे। होता है sir. अगर ये थोड़ा और पीछे से करती है तो सर्कुलेटिंग ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? यहाँ पे। Yes, sir. अगर ये ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट अपने राइट एक्सट्रीम से, मतलब ये तो ऐसे चलेगी ना भाई, ऐसे। तो अगर ये राइट एक्सट्रीम से यानी कि यहाँ से ट्रेवल करती है तो सर्कुलेटिंग ऑब्जेक्ट भी तो इससे ओवरलैप कर रहा होगा यहीं पे। हाँ सर, सेम पोजीशन पर। अगर थोड़ी देर बाद आफ्टर टाइम टी ये यहाँ पे चली जाती है तो वो ऑब्जेक्ट जो है जो ऑसिलेट कर रही थी भाई वो यहाँ पे आ जाएगी। Yes, sir. तो अगर हम इसको ओरिजिन ट्रीट कर रहे हैं तो बेसिकली ये क्या होगा? Displacement मिल गया. किसका? Intersecting point का. इंटरसेक्टिंग पॉइंट का मिल गया, जो कि अपने जैसी मोशन को कर रहा था जैसी हमें चाहिए। हाँ sir. या कुछ और भी है भाई? यही है sir. और वो डिस्प्लेसमेंट हमें किस टाइम पे मिल गया? T time पे. टाइम। तो मैं बस ये वाली वैल्यू निकाल दूं। कैसे निकालूंगा भाई? इस सर्कल की रेडियस है a, तो अगर ये थीटा एंगल रोटेट होती है t टाइम में तो थीटा कितना होगा? ओमेगा टी। हाँ sir. तो अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट को x काउंट कर दूं तो क्या x इक्वल टू a cos ओमेगा टी नहीं होगा? ठीक है sir. तो बेसिकली ये उस पार्टिकल की सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन को, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को शो कर रही है, इक्वेशन जो राइट एक्सट्रीम से चलती है लेफ्ट की तरफ। यस सर। लास्ट लाइन रिपीट कर दो सर एक बार. मैंने कहा है कि ये इक्वेशन उस पार्टिकल की सिंपल हार्मोनिक मोशन के डिस्प्लेसमेंट के इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को शो कर रही है जो राइट एक्सट्रीम से लेफ्ट की तरफ चलती है। ठीक है सर. और अगर सपोज करो कि कोई बॉडी a/2 से चलती है यहाँ हाँ सर. से इधर की तरफ, तो ये t इक्वल टू 0 का है ना a/2, तो भाई ये कहाँ पे होगी? यहाँ पे। Yes. ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। बोलो। Yes sir. यस आफ्टर टाइम t ये यहाँ पे पहुंच गया, तो अब ये एंगल कितना हो गया? ओमेगा टी। हो गया सर. तो ऑसिलेटिंग बॉडी तब कहाँ होगी? यहाँ पे होगी। ये वाला डिस्प्लेसमेंट ही तो होगा उसका। हाँ सर. कितना? a cos ओमेगा टी प्लस π/3। हाँ सर. तो एक तरीके से जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन शुरू करेगी a/2 से इधर की तरफ, तो उसका अलग अलग टाइम पे डिस्प्लेसमेंट हम इस इक्वेशन से निकालेंगे। निकाल लेंगे सर. अच्छा, जो a/2 से इधर की तरफ चलेगी उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले सर्कल बनाएंगे भाई, माइनस बाद. फिर हम यहाँ पे देखेंगे इसको, तो उसके लिए हम इस एंगल को 60 लिखेंगे, फिर ये ओमेगा टी टाइम में यहाँ पहुंच जाएगी, तो ये वाला एंगल जो होगा वो हो जाएगा a cos π/3 माइनस ओमेगा टी। बोलो समझ नहीं आया क्या बात? आ आ गया गया सर. सर. तो इस तरह से सबसे पहले तो हमें हर एक ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। ठीक है सर. अब जब कोई बॉडी ऑसिलेट करती है तो बेसिकली उसका डिस्प्लेसमेंट किसके ऊपर डिपेंडेंट है? सर्कुलेटिंग ऑब्जेक्ट की मोशन के ऊपर, क्योंकि दोनों कोरिलेटेड हैं। यस सर। मतलब ये ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट जो थी इसकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन अपने पास इंडिपेंडेंटली लिखना पॉसिबल नहीं था, तो हमने भैया सर्कुलेटिंग ऑब्जेक्ट से इसको कोरिलेट कर दिया। सर ये सर्कुलर मोशन पढ़ रखा था। हाँ, क्योंकि हमने सर्कुलर मोशन का पहले से पढ़ रखा है। यस सर। अब क्या होता है, तुम देख रहे हो कि ये जो स्टार्टिंग का जो एंगल है t इक्वल टू 0 का, या फिर यस सर.
आफ्टर टाइम टी वो कहाँ पे है, ये टोटल एंगल। ये देखो हर यस जगह किस चीज को डिनोट करने में काम आ रहा है भाई। डिस्प्लेसमेंट को ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट डिस्प्लेसमेंट के। को भी काम, ऑसिलेटिंग बॉडी समझ लो इसे, तो तुम इंटरसेक्टिंग पॉइंट ना समझो। ठीक है सर। तो ये ऑसिलेटिंग बॉडी के डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करने में काम आ रहा है। हाँ सर। कौन? वो एंगल जो सर्कुलेटिंग बॉडी रोटेट करती है। यस सर। तो Yes, sir. सर्कुलेटिंग बॉडी का एंगल ऑसिलेटिंग बॉडी के इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करने में यूज हो रहा है। यस सर। Yes, sir. अच्छा, अगर मैं इस x को भैया रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकाल लूंगा तो वो वेलोसिटी हो जाएगी ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट की। ठीक है हो Yes. सर। जाएगी सर। उसको डिफरेंशिएट कर लूंगा तो वो एक्सेलरेशन हो जाएगा। हाँ हाँ सर। सर. हाफ mv स्क्वायर कर लूंगा तो वो ऑसिलेटिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। Yes, sir. एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो फोर्स हो जाएगा, और इंटीग्रल हो f dx कर दूंगा तो वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन वाह. डिराइव। Yes, sir. ठीक है ठीक है. सर। तो भाई इसमें क्या हो रहा है कि ये जो ये वाला एंगल है ये बेसिकली फेज कहलाता है। सर ठीक है जो सर। कोस के पीछे वाला पार्ट है. हाँ, और इसकी बेसिकली वर्किंग क्या है, ये किसी भी ऑसिलेटिंग बॉडी का डिस्प्लेसमेंट और उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को फाइंड आउट करने में काम आता है। तो जब वेव प्रोपोगेट होगी तो इनफाइनाइट फेजेस हो सकते हैं ना? ना ना, एक्चुअल में ये एक पार्टिकल है भी भाई। हाँ जब सर। जब हम वेव की इक्वेशन लिखते हैं तो ये तो है सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल x जो दूसरे वेरिएबल t पर डिपेंड कर रहा है। कर रहा है सर। वहां पे क्या होगा भाई, ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ये दूसरा पार्टिकल नीचे आ रहा है, तीसरा ऊपर जा रहा है, चौथा नीचे, ये सब अलग अलग जगह हैं। कलेक्टिवली इनका जो ग्रुप है वो किस तरह से ऑसिलेट करता है, उसमें ये अलग अलग जगह सिचुएटेड पार्टिकल भी आ जाएंगे। तो बेसिकली उसमें क्या होगा कि एक फंक्शन आ जाएगा जो पोजीशन डिपेंडेंट पार्टिकल, तो क्योंकि ये x1 पोजीशन पे है, ये x2 पे, ये x3 पे, x4 पे, t1 पे यहाँ है, t2 पे यहाँ है, t3 पे यहाँ है। तो वहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल भी हैं और उनके टाइमिंग पे पोजीशन भी है उनकी। ठीक है सर। तो बेसिकली जो वेव है वो दो वेरिएबल डिपेंडेंट फंक्शन है। कौन सा पार्टिकल, देखो डिस्प्लेसमेंट और देखो टाइम भी। देखो, ये पार्टिकल है, ये है, ये है, जब ये कलेक्टिवली ऑसिलेट करते हैं तो वेव बनाते यस हाँ सर। सर। हैं। एक टाइम पे ये यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, तो भैया अलग एक ही टाइम पे अलग अलग जगह है ना ये। हाँ यस सर। सर। तो कौन सा पार्टिकल किस टाइम पे किस जगह है, मतलब ये किस जगह, कौन सा पार्टिकल मतलब x किस टाइम पर। तो जो पोजीशन ऑफ पार्टिकल है वो कौन से पार्टिकल की बात हो रही है और किस टाइम पे बात हो रही है, तो बेसिकली ये टू वेरिएबल फंक्शन हो जाता है। ठीक है सर। तो ये कहलाती है वेव। अब भैया वेव में बहुत सारी फेज है, तो वेव का जो फेज है वो सारे पार्टिकल की पोजीशन और उनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन शो करने लगता है। उसकी इक्वेशन कुछ इस तरह की आ जाती है, ओमेगा टी प्लस माइनस 5 प्लस माइनस के एक्स प्लस 5 भी आ जाता है। तुमने वेव की इक्वेशन भी नहीं पढ़ी होगी फिर तो। नहीं सर। फिर तो तुम्हें ये चैप्टर पढ़ाना बहुत भारी है। फिर तो इसी तरह की घटनाएं होंगी जैसे इसके साथ हो रही है। नहीं सर, इक्वेशन तो पढ़ी हुई है. तुमने तो सारी दुनिया की चीजें पढ़ रखी हैं, आता तुझे भी नहीं। तू खामखा ना स्मार्ट बनने की कोशिश करता है। मुझे 20 साल हो गए पढ़ाते हुए, मैंने घास नहीं चुनी। जब कोई मेरे से सवाल पूछता है आंसर देता है, मुझे पता चल जाएगा कितने पानी में है। समझ गए? Yes, sir. वहां बैठ के तो आकाश में ना कुछ नहीं करके आया, वहां बैठ के तो टाइम पास करके आया। तो थोड़ा सा मेरे सामने कम से कम स्मार्ट बनने की कोशिश मत करा, अगर मुझे पता है तो कुछ पता नहीं। तो भैया तुम एक काम कर लो जरा, थोड़ा सा ना घर से साउंड वेव वगैरह पढ़ के आ जाओ, नहीं तो चैप्टर तुम्हें समझ नहीं आएगा, मैं पहले बता देता हाँ सर, पढ़ते हैं आज। हूँ। हाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन भी पढ़े। भैया, सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर
होगी तो वो एक पार्टिकल जिस तरह ऑसिलेट कर रहा है, मल्टीपल पार्टिकल उसी तरह से ऑसिलेट करेंगे, तो उन्हीं का कॉम्बिनेशन जो है